हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, और आपका क्लास 7th का जो पॉलिटी है वो मैं कंप्लीट करा दी हूँ। अगर अभी भी जो बच्चों ने वो मेरी क्लास वॉच नहीं की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस क्लास को, सभी क्लासेस को वॉच कीजिए और फिर नोट्स बनाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है और एसएसटी में बहुत बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, 12 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। ठीक है, लेकिन पास होते हैं सिर्फ 1.5 लाख बच्चे। ठीक है, तो और सी टेट वाले हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी सीरीज़ आपका चल रहा है। हाँ, और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसको अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए चलती हूँ। और ये जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, क्लास 8th के पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से 100% है कि आपका 1 या 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं कि संसद क्या होता है। संसद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, संसद जो है, ठीक है, इसका जो है ये देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। मतलब भारत में संसद होना इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 सदन होते हैं। आपके कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन इसके 3 अंग होते हैं। मतलब संविधान के मुताबिक संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, सेकेंड होता है राज्यसभा और 3 होता है राष्ट्रपति। तो आपका लोकसभा और राज्यसभा जो है वो एक साथ मिलकर काम करता है और ये आपका थर्ड आता है राष्ट्रपति। ठीक है, और संसद में राष्ट्रपति के साथ साथ दोनों सदन भी होते हैं। ये एक साथ काम करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति के साथ काम होता है तो ये दोनों सदन जो हैं ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो इस अध्याय में आपको यही पढ़ना है कि ये जो प्रक्रिया है, इसकी सहभागिता क्या है, इसका लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचार के आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये आपका संसद है। ठीक है, ये आपका संसद है और इसका मतलब होता है कि देखिए, जो संसद होता है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हाँ, सर्वोच्च विधायी निकाय है। लेकिन भारतीय संसद में राष्ट्रपति के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा का मतलब होता है आपका राज्यों का परिषद। हाँ, और आपका लोकसभा का मतलब होता है लोगों का सदन होता है। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। और ये भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। तो यही होता है संसद का मतलब। और संसद काम कैसे करता है? संसद का जो कार्य है वो विधान बनाना, मंत्रणा और आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना, यही काम संसद का होता है। कार्यपालिका का जो कार्य है वो संसद द्वारा ही पारित किए गए बिलों को कार्यान्वित करते हैं। तो यही आपको संसद के बारे में पढ़ना है। और हम लोग एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि एक राज्य में कितने मतलब सांसद होते हैं। तो 5 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, या वो जैसे सीट के हिसाब से आपका गणना होता है। और जो सांसद है वो कौन चलाता है? सांसद चलाने का जो है आपका अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो संसद चलाता है। तो हम लोग को यही पूरा चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति सांसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि हमारी सांसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद कैसे मिलती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो यह है हमारा संसद। तो देखिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ये देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछ देता है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जो जनता है वो एक लंबा बहुत मुश्किल संघर्ष लोग किए हैं, झेले हैं। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। बहुत ही मतलब जगह के लोग इसमें हिस्सा लिए थे। ठीक है, वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे।
औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार में भयभीत रहते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। तो पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पूरा जो भारत की जो जनता है वो बहुत ही मुश्किल में थी। वो किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी, ब्रिटिश सरकार से बहुत ही भयभीत थी, डर डर कर काम करती थी, कोई भी काम स्वतंत्र होकर कर नहीं पाती थी और खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे और अपने मांगे पेश करते थे। लेकिन 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ का मांग हुआ कब? 1885 में। लेकिन उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए था। ठीक है, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी जो मतलब ये लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, इनके वजह से किसी चीज़ को मंजूरी दे नहीं पाए। 1909 में बने गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न वोट डालने का अधिकार मिला और न ही आम निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा वो लोग ले सके। ठीक है, तो निर्वाचित करने का, ठीक है, फैसला लिया गया था। हाँ, लेकिन मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका इतना भय था कि उनके भय के वजह से दबाव इतना उनका था कि उसके वजह से जो भी वयस्क लोग थे वो वोट डालने वहाँ पे पहुँच नहीं सके। अब यहाँ से देखिए, स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते थे। स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांग के लिए संवेदनशील रहना होगा। देश स्वतंत्र होने के बाद सबको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही मतलब उनका जीवन है जो वो उसका मतलब अपने फैसलों पर मतलब वो फैसला करने की उनके अंदर क्षमता हो गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि फैसला करने का ये मतलब नहीं था कि सरकार का जो भी इच्छा हो वो चीज़ कर ले। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता होने का मतलब यह था कि सरकार अब लोगों की जो भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको कार्य करना होगा। संघर्ष के सपने और अधिकांशाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांतों को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तब उसके बाद जब ये स्वतंत्र होने के बाद इस संविधान में ये चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यही मतलब होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट करने का पूरा अधिकार है। तो ये होता है। लोग और उनके प्रतिनिधि कैसे कार्य करते थे, देखिए, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसे कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। पहले चुनाव हो, ठीक है, लोग सांसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के लिए एक समूह को ही सांसद कहते हैं और इस सांसद सरकार को नियंत्रित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। तो देखिए, अब आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपका सांसद है और सांसद की अब देखिए सांसद कार्य कैसे करता है। ठीक है, सांसद की भूमिका क्या है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन हमारी व्यवस्था में सांसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, सांसद के पास ये इस चीज़ का महत्वपूर्ण शक्ति है कि वह हर चीज़ का फैसला एक प्रक्रिया, एक जनता की हिस्सेदारी और सहमति से फैसला वो कर सके, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है जहाँ पे आपका राज्य विधानसभा का चुनाव होता है। और आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, मतलब हर 5 साल में आपका, ठीक है, इसका चुनाव होता है। और इसमें ये तो नहीं, यहाँ से देखिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।
ये देखिए पहले कितनी सारी पार्टियां थी चुनाव के लिए, इतने इस प्रकार से लोग खड़े होते थे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं राष्ट्र सरकार का चुनाव कैसे होता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। लोकसभा चुनाव के बाद संसद की एक सूची बनती है, उससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। और एक सरकार दल बनाना पड़ता है, उससे निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना चाहिए, और जो कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब आपके जो भी लोकसभा में सदस्य हैं वो 543 होते हैं। ठीक है, इतने के लिए आपका वोटिंग होता है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में से किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अगर 272 सदस्य किसी भी पार्टी के हैं तो वो आपका बहुमत पार्टी कहलाएगा। सांसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल जो है वो विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका क्या होती है, देखिए आपका ये पूरा पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण अंग का काम है। ठीक है, महत्वपूर्ण काम होता है। और आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है। वह लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसद में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, और मतलब जितने भी सांसद बनते हैं वो उसमें से चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं वे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो यही होता है आपका। ये देखिए आपका सचिवालय की, केंद्रीय सचिवालय की ये 2 इमारतें हैं। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1930 में। ये है आपका साउथ ब्लॉक और ये नॉर्थ ब्लॉक। इसमें क्या क्या करते हैं देखिए, बाईं ओर आपका साउथ ब्लॉक का चित्र है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। बल्कि दाई और नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्री और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्री नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो ये चीज़ है। अब ये आइए हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है। राज्यसभा भी जो है वो कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद में यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है, और अगर आवश्यकता पड़े तो संशोधन भी कर सकता है। मतलब कि जो लोकसभा जो कार्य करता है, जो आपका सांसद में जो आपका पारित करता है कानून की जो समीक्षा करता है, अगर आवश्यकता पड़े तो उसका वो संशोधन भी कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो विभिन्न राज्य को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति की ओर से तैयार रहते हैं, और जो वोटिंग होती है वो आपका राज्यसभा में 233 सीट के लिए होती है। अब सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है। जब सांसद का सत्र चल रहा होता है तो उससे सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्नकाल में होता क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल होती है, और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी संसद के जरिए जनता की राय जानने का पूरा मौका मिलता है। तो ये होता है आपका प्रश्नकाल में। ये देखिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लोकसभा के प्रश्नकाल में। ये देखिए, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार सुस्त होती है, और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में आपकी सरकार को मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका उतना नहीं पूछता है। अब देखिए, नए कानून किस तरह बनते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए, आपका जेंडर इक्वलिटी जो होता है, जेंडर इक्वलिटी से आपके पेडागोजी में क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन
आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आइए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट चोट की धमकी देता है, तो घरेलू हिंसा करता है, तो औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट और या तो भावनात्मक शोषण के लिए पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण भी हो सकता है। इसलिए इसमें घरेलू हिंसा कानून इसके लिए होता है। 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। तो इसके लिए ये जो कानून चलता है, घरेलू हिंसा कानून 2005, तो इसके तहत उनको सजा मिलती है। ठीक है, तो ये इसी में से एक आपका स्टेटमेंट पूछ देगा कि क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब आइए, नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। समूह में किसी एक खास कानून की आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि लोग के सामने आकर उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। तो ऐसे जो है वो कानून बनाए जाते हैं। अब आइए देखिए, ये सब तो आपका ऐसे ही है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इस उदाहरण से साफ होता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों को आवाज़, बल्कि हर चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए। टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, मतलब कि इन सब के सहायता से ये जो जानकारी है हर जनता तक पहुँचती है। अब देखिए अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होता है। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। कई बार सांसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ठीक है, कभी कभी सांसद मतलब ऐसा कानून पारित करता है जो कि इसका कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसा कानून जो है वो संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही से हो सकता है, फिर भी वह लोगों को पसंद नहीं आता और लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं और लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में भी अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सांसद पर जो कानून आपका होता है उस पर वो दोबारा विचार कर सकते हैं अगर उनका कानून मतलब कि अच्छा नहीं बना है तो। अब देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, और हमें पता लगता है कि वे काम नहीं कर रहे हैं तो उनका आलोचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, और आप ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं, बस एक प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।